नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 11 सितंबर, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट एक करके जाने के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, रामपुर के डीएम ने अखिलेश यादव को कहा है कि 13-14 को उनका स्वागत है, लेकिन एक मिनट का कार्यक्रम हमको देना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है 9 और 10 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रशासन को उम्मीद थी कि प्रदर्शन का कार्यक्रम आगे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव से हम अनुरोध करेंगे कि उनका जो कार्यक्रम हो हमें वो दे दें। 13 और 14 तारीख को पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ पत्रकार ने जब डीएम से पूछा कि आप पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और होटल को लेकर उनको क्यों होटल में ठहरने के लिए बोल रहे हैं, तो इस सब पीडब्ल्यूडी के जस्ट बगल चौराहा है और वहाँ पर मुहर्रम भी निकलनी है, ताजियाँ भी निकलनी थी, ऐसे में पूरी तरीके से रोक होता, इसलिए वहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी। हमने पहले भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, हमारी तैयारी समुचित थी, पर्याप्त थी, हमने कर भी रखा था, जो संभव था वो सारी चीज़ें की हुई थी। आगे भी आएगा तो हम कर लेंगे। हमारी मुश्किल बस इतनी थी कि उनके दौरे की डिटेल्स नहीं हमें प्राप्त थी, सिवाय इसके कि 10 तारीख को 9 बजे से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया था। वो हमने उनको लिखित रूप में सूचित भी कर दिया था और बता भी दिया था कि इससे आगे की हम, चूँकि रूपरेखा नहीं आपकी मिली है, तो इसके लिए आगे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आगे जब उनका जैसा डिटेल विवरण आएगा उसके हिसाब से हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। रामपुर के डीएम के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि 13 और 14 को अखिलेश यादव आए, उनका स्वागत है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है। कैबिनेट बैठक, मॉब लिंचिंग के शिकार होने पर योगी सरकार देगी मुआवजा। जी हम आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं कल योगी सरकार में। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम योगी द्वारा मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में हुई बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में ग्रुप सी के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। वहीं भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों की मुआवजा देने का भी फैसला किया गया है। हालांकि कितना मुआवजा दिया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ चयन आयोग करता था, अब ये काम लोक सेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 साल से 35 वर्ष थी, जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है। इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे, अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे। फैसले की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक केस में डीएम की संस्था पर 25% इंटरिम कंपेंसेशन तुरंत दिया जा सकेगा। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपए पर शासकीय गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। कैबिनेट की इस बैठक में दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर वैट के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। श्रीकांत ने बताया कि बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। यूपी में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य भी रखा गया है। तो कहीं न कहीं योगी सरकार में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ 10वीं मुहर्रम। जी हाँ, कल हम आपको बता दें कि पूरे यूपी में शान से मुहर्रम मनाया गया। इसको लेकर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा फिलहाल कहीं छिटपुट घटनाएं देखने को मिले और बाकी हर जगह पर लगभग शांति ही शांति देखने को मिली। जुलूस पूरी तरीके से शांति से बीत गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 132वीं जयंती के अवसर पर लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके दी गई अर्पित। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 132वीं जयंती के अवसर पर लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसके साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गोविंद बल्लभ पंत की 132वीं जयंती पर विधान भवन के सामने स्थित भारत रत्न पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा कि पंत जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने समाज सुधार के कार्यों के साथ प्रदेश के विकास को भी गति दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जो मूल्य स्थापित थे, भाजपा द्वारा आज उनको भुलाया जा रहा है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आज उनको भुला रही है। भारत का जो सपना तब देखा गया था, उस सपने की हत्या हो रही है। भाजपा राज में लोकतंत्र को खतरा है।
रहा है और आम नागरिकों को अपमानित किया जा रहा है। समाज में भाईचारा खतरे में है और भाजपा राज में विकास थम गया है। योगी सरकार में इतनी क्राइम हो चुकी है कि अगर डेली की डेली बुलेटिन बनाया जाए तो 24 घंटे यही बुलेटिन चलते रहेंगे कि योगी राज में कितनी हत्याएं हो रही हैं। यानी अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है। बाहुबली अतीक अहमद पर कसेगा सिकंजा, गुजरात जेल से यूपी लाकर इस मामले में दर्ज की जाएगी बयान। जी हाँ, यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद पर एक बार फिर सिकंजा कसने की तैयारी में यूपी सरकार है। देवरिया प्रकरण सहित अन्य 7 मामले पे अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद जेल से यूपी जेल वापस लाकर पूछताछ की जाने वाली है। शासन की ओर से निर्देश मिलने के बाद अफसर आगे की कार्रवाई में जुट जाएंगे। यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार बाहुबली अतीक अहमद पर 106 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें से 26 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई है, जिनमें ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। 7 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक अतीक का बयान दर्ज नहीं हो सका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है। मेडिकल स्टोर चलाना हुआ मुश्किल, अब हर फार्मासिस्ट को अपनी दुकान पर करना होगा बड़ा काम। जी हाँ, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की सख्ती के बाद मेडिकल स्टोर और फार्मा के पंजीकरण को दुकान मालिक और फार्मासिस्ट के आधार के साथ लिंक करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपने जवाब में बताया कि प्रदेश में 1,24,632 मेडिकल व रिटेल होलसेल पंजीकृत स्टोर हैं, जबकि फार्मासिस्टों की संख्या मात्र 88,065 है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के बिना फार्मासिस्ट के चल रहे मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया। इस पर न्यायालय ने 3 सप्ताह में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने आशा मिश्र की याचिका पर दिया गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये फैसला आया है उससे अब उन मेडिकल स्टोरों को चलाना बेहद मुश्किल होगा जिनके पास फार्मासिस्ट के पंजीकरण की लाइसेंस नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फार्मासिस्ट को भी अपने दुकान से जोड़ना होगा आधार नंबर, तब जाके लाइसेंस बच पाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में सुरक्षित नहीं है आधी आबादी, हर रोज 8 महिलाओं से हो रहा है रेप। जी हाँ, बेहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार महिला अपराधों की पूरी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी में हर दिन 8 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य में हर दिन करीब 30 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण कर लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी उत्तम प्रदेश बनाने का वादा करने वाले सीएम योगी सरकार में हर रोज महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा रही है। कई मामले तो पुलिस दर्ज भी नहीं करती है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार महिला अपराधों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने का प्रयास बता रही है। आधी आबादी की छेड़खानी की घटना से बचाने के लिए योगी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए, महिला हेल्पलाइन सेवा को चुस्त दुरुस्त किया। पुलिस टीम ने स्कूल कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। कैंपस के बाहर मजनुओं पर धरपकड़ अभियान चलाया। बावजूद इसके यूपी में हर दिन महिलाओं से लगातार बलात्कार का जो आंकड़ा है, छेड़खानी का जो आंकड़ा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे योगी सरकार के प्रशासन पर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या मामले में कल्याण सिंह को आरोपी बनाने को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में दी अर्जी। सुनवाई होगी 11 सितंबर को। जी हाँ, अयोध्या मामले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने रामनगरी में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में कल्याण सिंह को बतौर आरोपी फिर से सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए अदालत में अर्जी दी है। मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिनमें फिलहाल 3 का निधन हो गया है। उस वक्त कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, इसलिए शीर्ष अदालत ने उस फैसले में कल्याण सिंह को राहत दे दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है। प्रतापगढ़ में दिखा बंद का असर, बाजारों में पसरा सन्नाटा। विधायक राजा भैया के पिता रहे नजरबंद। जी हाँ, मुहर्रम के दौरान यूपी के प्रतापगढ़ जिला छावनी में तब्दील हो गया। विधायक राजा भैया के पिता समेत 10 लोगों को नजरबंद किया गया था। मंगलवार सुबह से ही कुंडा की सारी दुकानें बंद थी। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा था। मुहर्रम के दिन हनुमान मंदिर में पाठ व भंडारे की अनुमति नहीं देने के कारण विधायक के पिता के समर्थक नाराज थे। सोमवार को प्रशासन की कार्रवाई के बाद समर्थकों ने रात में जगह जगह पोस्टर लगा रहे मुहर्रम के दिन बंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद सुबह होते ही पूरे इलाके में बंद का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता मुहर्रम के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारा कराना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उन्हें अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद सुरक्षा और शांति के मद्देनजर उन्हें मंगलवार शाम तक के लिए आवास में ही नजरबंद कर दिया गया था। फिलहाल आज की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।
करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। जिस तरीके से एक तरफ डीएम अखिलेश यादव का स्वागत करने की बात करते हैं तो वही दूसरी तरफ आजम खान के खिलाफ 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करके उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वो राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है। ये आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि क्या रामपुर के डीएम कानून के तहत काम कर रहे हैं या फिर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।